तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। कल आपने देखा यूसुफ बचकाना की ज़िंदगी के कुछ हिस्से, उसके अपनी ज़बानी जो उसने बयां किए। आज दो इम्पॉर्टेंट बातें यूसुफ बचकाना कर रहा है आज की वीडियो में, आज की इस ऑडियो में। सबसे पहले तो वो खुलासा है शाहरुख खान वाला, जिसका मैंने कल जिक्र किया था कि मरानी ब्रदर्स के साथ मिलके जो इंटरनेशनल टूर्स हुआ करते थे शाहरुख खान और दूसरे बड़े लोगों के, उनमें पैसा कैसे कमाया जाता था, कैसे उनका ऑर्गेनाइजेशन होती थी, कैसे उसका पैसे का एक हिस्सा प्रॉफिट का आईएसआई को जाता था, ये यूसुफ बचकाना का कहना है। और उसके लिए ही फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को धमकी दी जाती थी कि वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। यूसुफ बचकाना का यहाँ तक भी कहना है कि वो उसमें इनको RAW मतलब रॉ की भी शमूलियत थी। ये बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये भी यूसुफ ने अपनी ज़ुबान से आज की इस ऑडियो में कहा है। और उसके साथ ही जो अंडरवर्ल्ड के रिश्तों की बात एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ जुड़ के आज तक की जाती रही है, उसका बोलते सब थे कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो है वो अंडरवर्ल्ड की फिगर के साथ मिले हुए थे, उनको प्रोटेक्शन देते थे, उनसे काम करवाते थे। लेकिन कभी आज तक अंडरवर्ल्ड के किसी आदमी ने इस बात का अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से इसका खुलासा नहीं किया था। उस बात का खुलासा भी आज यूसुफ बचकाना कर रहा है कि कैसे प्रदीप शर्मा और दया नायक ने उनको एक आदमी को मारने के लिए या डराने के लिए कहा, और उसके लिए यूसुफ बचकाना को जो अरेस्ट किया था उसको छोड़ भी दिया। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो आज तक जिनका जवाब अंडरवर्ल्ड के लोगों ने कभी नहीं दिया, ना ही कभी पुलिस के आला अधिकारियों ने दिया। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था। आप हमेशा सवाल करते थे कि अंडरवर्ल्ड में लोग जाते कैसे हैं, तो उनमें से यूसुफ बचकाना एक एग्जाम्पल है, एक केस स्टडी है, जिसको मैं कह सकता हूँ मेकिंग ऑफ अ क्रिमिनल। एक छोटा सा बच्चा कैसे क्रिमिनल बनता है और कैसे उसके जो अंडरवर्ल्ड के तार जोड़ मोड़ तोड़, रिस्क, जान लेनी, मारना, खतरों से खेलना, भागना, पकड़े जाना, छूटना, वकीलों के चक्कर, लीडर्स के साथ लेना देना, ये बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है जो किसी ने आज तक बयां नहीं किया ऑफिशियली। तो मेरे हिसाब से यूसुफ बचकाना की ये कहानी आपको वो बहुत सारे जवाब देगी जिनकी तलाश आप करते रहे हैं। और मुंबई में जो अभी मेरे ऊपर एमसीसी डाले ना इन लोगों ने, समझे, वो अननेसेसरी डाले, ये अननेसेसरी डाले, झूठी एमसीसी डाले। बाकी जितनी भी एमसीसी मर्डर जो भी डाले मेरे ऊपर, वो सब सच थे। शाहरुख खान का केस डाले, मुरानी का, समझे, उसमें तो रॉ ने निकाल ली थी मेरे को, वो एक अलग स्टोरी है, मैं बताऊंगा वो तफसील से कि वो शाहरुख खान को क्यों धमकी आई थी, रवि पुजारी ने क्यों धमकी दिया था। इसका भी खुलासा मैं चाहिए तो अब भी कर देता हूं मैं। इसका खुलासा क्या है, शाहरुख खान, फराह खान, महेश भट्ट, सोनू सूद और बबन ईरानी, इन लोग अमेरिका में एक स्टेज प्रोग्राम करते, साल में एक बार होता है वो जी। मुरानी और शाहरुख खान भी पार्टनर है उसमें। उन लोगों का एग्रीमेंट जो बनता था अमेरिका के अंदर, वो अनीस इब्राहिम के आदमी के साथ में बनता था, समझे। ये जो मुरानी के ऊपर फायरिंग हुई, ये डिपार्टमेंट को ये बात का मालूम नहीं, लेकिन ये फायरिंग के पीछे रॉ एजेंसी का हाथ है, क्योंकि जो अमेरिका में जो मल्टी करोड़ रुपया खर्चा होता था वो प्रोग्राम के अंदर जो शाहरुख खान करता था, समझे ना, तो उसके अंदर
जो अनीस इब्राहिम का आदमी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता था, इन लोग का एग्रीमेंट बनता था अमेरिका के अंदर, समझे, उसमें से कुछ परसेंटेज आईएसआई को जाता था, वो प्रॉफिट में से, समझे। इसके वजह से खाली एक ये बहाना इशू बनाए कि न्यू ईयर पिक्चर का कॉपीराइट हमको दो, लेकिन उसके पीछे असल राज ये था कि वो एग्रीमेंट जो अमेरिका में तुम लोग स्टेज प्रोग्राम करते हैं, वो अनीस इब्राहिम के आदमी से कट करके हमारे आदमी के साथ में बनाओ। ये मुरानी की फायरिंग की वजह और महेश भट्ट की फायरिंग की वजह ये थी। ये किसी को, ये पब्लिक को और मीडिया को मालूम नहीं पड़ती है, और इतना आज तक के राज की बात ये किसी ने भी, कोई भी अंडरवर्ल्ड डॉन ने बताया नहीं, समझे। लेकिन आज की तारीख में, समझे, नाना भी बताता नहीं है, नाना तो कुछ किया नहीं, उसको इंफॉर्मेशन भी हम जैसे लोग पहुंचाते हैं, वो रॉ को पहुंचाता था। जब रॉ को, अजीत डोभाल साहब को ये बात मालूम पड़ी कि मेन आदमी तो ये है, समझे, सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरी पैदाइश नागपाड़ी की है, समझे, दाऊद भी उधर का है, शकील भी उधर का है, डोंगरी के करीम लाला है, करीम लाला तो मेरे ताऊ लगते हैं, समझे। हाजी मस्तान जब बुरा वक्त था तो मेरे वालिद साहब ने उसको हेल्प किए थे कर्जा दे के, तो उस टाइम से इन लोग की दोस्ती अच्छी थी। मेरे वालिद, जो मेरे डैड थे, वो एकदम इनोसेंट और सीधे साधे आदमी थे, और उस टाइम के सारे डॉन, जब हाजी मस्तान का और यूसुफ पटेल का दुश्मनी हुई, आप ही ने बताए थे शायद ये, तब वो जो दुश्मनी हुई थी तो 3 बार मेरे वालिद ने हाजी मस्तान के और यूसुफ पटेल का कॉम्प्रोमाइज कराए थे, समझे। तीसरी टाइम हाजी मस्तान ने बोला कि अभी ये सुधरने, यूसुफ पटेल सुधरने वाला है नहीं, मास्टर साहब को, यानी मेरे डैडी को मालूम पड़ने से पहले, समझे, यूसुफ पटेल को मार दो, समझे। तो मेरे डैडी से मारने से बताए बिगर हाजी मस्तान ने यूसुफ पटेल को मरवा दिया। तो मेरे डैडी ने उस टाइम से लेकर अभी तक, हाजी मस्तान जब तक के दोनों जिंदा रहे, कभी एक दूसरे से बात नहीं की। हाजी मस्तान ने बहुत बार ट्राई किया। जी जी, हेलो। तो भाई मैं एक बात बताता हूँ सर आपको, कि देखिए, जब ये 93 ब्लास्ट की वजह से कंपनी अलग तो हुई नहीं, ये तो फेक न्यूज़ है, ये भी आप जानते हो, समझे। ये बात किधर से हुई कि डेविड भाई को इसने काउंटर में गुजरात में मरवा दिया, समझे। दाऊद ने विजय कंजारी के हाथ से इसको मरवा दिया, किसको, बाबू रेशम को, समझे। तो ये अनबन चालू थी, समझे। सुभाष भाई ने इन लोग ने मिलके उधर संजय रगड़ को और अमर अवधूत को जी, इन लोग ने खाने में जहर डाल के और फिर गोली मार दी इन लोग को, और इन लोग की बॉडी नेपाल के समंदर में फेंक दी है। उसका रिवेंज, ये 91 की बात है, राजन कंपनी और डी कंपनी की डिस्प्यूट की बात कर रहा हूँ, समझे, 91 की। तो फिर उसके बाद में उसके रिवेंज, जी जी जी, तो ये चीज, इसका रिवेंज लिए केटी थापा को मार के, ठीक है, कि भांडुप के केटी थापा को मार दिए थे। तो वो चार जन का जो नेपाल में मर्डर हुआ था, उसका रिवेंज ये था केटी थापा का, समझे। तो कंपनी, तो राजन क्या किया कि राजन दाऊद के साथ में ही रहा, और अपने आदमी को, हमारा अवधूत बोंडे को क्या बोला कि तुम लोग को जो करने का वो तुम लोग करो, समझे। यहाँ पे नीचे की टीम है ना, इसमें आपस में लड़ रही थी, समझे। 93 ब्लास्ट के बाद में भी आप देखेंगे एक क्लिप के अंदर, वो क्लिप के अंदर मेरी भी बातचीत हो रही थी किसी आदमी से, वो मौजूद था। कोको कोला बोल के कोई एक्टर है, वो भी उधर मौजूद था, गोविंदा भी मौजूद था वो बर्थडे में, समझे। तो ये बम ब्लास्ट के बाद में 27 दिसंबर 93 दिसंबर में खुद छोटा राजन, गुरु सातम सब साथ में डांस कर रहे हैं ना, समझे। तो कहाँ से तुम, तो 93, तो कहाँ से तुम हिंदू डॉन हो गए और कहाँ से तुम मुस्लिम डॉन हो गए, कोई। और एक था ना, दाऊद था,
दाऊद उस टाइम तक के 93 ब्लास्ट होने के बाद में दिसंबर तक, फरवरी 94 फरवरी में दाऊद उधर से दुबई से हटा है। हाँ, इसकी गाड़ी, जी नहीं मैं खुद था ना, मैं मंदाकिनी से जब निकाह किया उस टाइम पे वीडियो बना के, जब ये कभी की बात है 1987 की बात है, तो मैं अहमद पटेल बोल के नागपाड़ा की, हम लोग सब गोल्ड की स्मगलिंग करते थे, समझे। तो हम लोग ने सबसे पहले वो निकाह की वीडियो कैसेट हम लोग ने देखे, तो सोचो मैं कितना करीब रहूँगा मैं, और नूरा का एकदम खास चहीता था मैं। जी बिल्कुल, बोलने के भाई ये मिल्लत नगर में जब ये यूनुस बिल्डर को मारने के लिए गया था, तो इन लोग को, प्रदीप शर्मा, इन लोग को इन्फॉर्मेशन मिली थी, समझे। मिल्लत नगर से डबल मैगजीन का 9mm के सामान के साथ में इन लोग ने पकड़े, यूसुफ बचकाने को ठोकने वाले थे, समझे। इतने में हाजी मुख्तार आ गया, छोटा राजन का ओपी सिंह का फोन आ गया, और इन लोगों ने मेरे को छोड़ दिए। और शर्मा साहब ने मेरे से वादा किए, शर्मा साहब ने मेरे से वादा किए कि यूनुस बिल्डर को मैं तेरे को छोड़ूंगा, तो यूनुस बिल्डर को तू कितने दिन में मारेगा। तो मैं बोला जब आप मेरे को छोड़ेंगे, पानी तक के नहीं पीऊंगा जब तक कि मैं यूनुस बिल्डर को मार नहीं दूंगा। बोले इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस। बोला जी। इन लोग ने मेरे को 6 बजे छोड़े, हाजी मुख्तार ने मेरे को डोंगरी पे 8 बजे छोड़ा। उस टाइम पे पेजर चलते थे, पेजर चलते थे, मोबाइल थे लेकिन बहुत कम थे, समझे। तो यूनुस बिल्डर को मैंने 8 बजे पेजर किया कि मेरे को मिलने का, तेरे से अर्जेंट बात करने का है, मिल मेरे को, समझे। तो शालीमार के बाजू में इतर वाली पत्थर वाली बिल्डिंग है, देखो, फायर ब्रिगेड के बाजू में, शालीमार होटल के बाजू में। तो यूनुस ने उधर बुलाया मेरे को, समझे, और उधर पहली फायरिंग मैंने किया। और उस दिन से लेकर प्रदीप शर्मा और दया नाइक, प्रदीप शर्मा यूनिट का मैं हीरो बन गया। और उसके बाद में, जी जी, हाँ मैं अकेला ही, नहीं अकेला ही था, मैं अकेला 1 मैन शो में ही मारा था उसको, 2 गोली लग के भी बच गया था वो केस भी रजिस्टर नहीं हुआ था, हेलो, क्योंकि वो खुद वांटेड था। फिर उसके बाद में मेहंदी बार वाला, फिर उसके बाद में मोहन कोटियन, फिर ये क्या नाम, मुर्गन, फिर सलीम कुर्ला, माजिद खान, फिर हनीफ कड़ा वाला, अकबर लाला, जितने 93 ब्लास्ट वाले थे सबको मैं ही मार रहा हूँ अपने हाथों से। फिर डोंगरी में रईस, समझे, फारूक लादा बम ब्लास्ट वाला, समझे। ये सब जितने भी उस टाइम के 97 से लेकर 99 तक के जितने भी मर्डर हुए, समझे, समझो उस टाइम के 33 मर्डर में मैं था, और सब टॉप लिस्ट मर्डर थे, समझे। अजमत पटेल का 7 जन को सर मीरा रोड में मारे, ऑफिस में घुस के, तात्या पटेल का भाई अजमत पटेल, 7 जन को एक साथ मारे थे ना उसमें से। हाँ जी जी, वो हम लोग गिराया मैं ही ना जी, उन लोग को भी गिराया मैं, समझे। और इधर ये कुलाबा में व्हाइट हाउस बियर बार के ऊपर, समझे, 2 माले पे मनीष लाला को मैं ही मारा ना, ऊपर जाके 2nd फ्लोर पे। और इसको भी, सलीम कुर्ला को विराज देसाई रोड में नर्सिंग होम में मैं ही मारा, समझे। अकबर लाला को डोंगरी पे मैं ही मारा, 93 ब्लास्ट वाले, समझे। फारूक लादे को भी इधर क्रॉफिट मार्केट के सिग्नल पे मैं ही मारा, समझे। तो टोटल अभी मेरे पास 41 मर्डर केस है लास्ट ईयर, जो फ्रूट इरफान का मर्डर कराने के बाद, समझे। और नहीं, अभी 2 ही केस बचे हैं। और आज की ये वीडियो सुनने के बाद आपको ज़रूर एहसास हुआ होगा कि जो बातें हम आज तक सिर्फ सुनते थे, जब मानते थे, उनका सबूत भी कहीं ना कहीं है। और कल मैं आपको दिखाऊंगा यूसुफ बचकाना की, सुनाऊंगा आपको वो कहानी जहाँ पे उसने अपना बचपन बयान किया है, कैसे मुंबई में आया, कैसे पढ़ा लिखा, कैसे पहला क्राइम किया, किसने करवाया, क्यों करवाया। बहुत ही एक तरीके से झंझोड़ने वाली कहानी है। अगर किसी और लड़के के साथ ऐसा हुआ होता
क्या वो भी इसी किस्म का क्रिमिनल बनता? या यूसुफ ने ओवर रिएक्ट किया अपनी ज़िंदगी की सच्चाइयों को? कुछ भी हो, वो फैसला आपने करना है और इंतज़ार कीजिए आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियों की आपको सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े अंदर के किस्सों की कहानियाँ। शुक्रिया, धन्यवाद।